अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, बाज़ औक़ात हम बहुत पुरानी चीज़ों की बात करते हैं जिनको शायद कभी कभी आप देख लें या कोई आपको भेज दे तो आपको अच्छा महसूस होता है, जैसे कि ईद वगैरह पे अगर आपको स्टिल ईद कार्ड्स मिले ना, तो यू फील गुड अबाउट इट, हैंड रिटन टाइप, एंड यू स्टिल फील गुड अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ जिसकी हमें बड़ी कदर है जो लोग भेजते हैं, जो हमें समझ में नहीं आती कि अभी भी लोग वॉल कैलेंडर्स साल के आगाज़ में छपवा रहे हैं और उसको बड़े एहतमाम के साथ बंटवा भी रहे हैं। The sentiment is truly बहुत ही अच्छा है, हमारे दिल को छुआ है, हमें endearing है, हमें बड़े कैलेंडर्स वगैरह भी आए हैं, which is really nice। लेकिन it makes you wonder in this day and age जहाँ हर चीज़ आपके हाथ में डिजिटल है, कैलेंडर हो या कुछ भी हो, when was the last time कि आपने घर में या किचन में यूजुअली दरवाजे के पीछे कैलेंडर लटका होता है ना, when was the last time कि आप एक्चुअली भाग के कैलेंडर के पास गए? जब कैलेंडरों का जमाना था तब भी किचन में ही दरवाजे पे कैलेंडर लटका होता था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये बड़ी आपने वैसे वी वर थिंकिंग हम ये बात करें ना करें, नो ऑफेंस टू पीपल हु हैव सेंट अस कैलेंडर्स, थैंक यू सो मच बाय द वे। तो इसलिए हम जरा स्केप्टिकल थे कि हमें बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अभी भी वो लोग हैं जिनको कैलेंडर्स पसंद भी हैं। जैसे कि जब मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मेरे घर कैलेंडर आया बड़ा सा, तो कहती है अच्छा किचन में लगा लो। मैंने कहा नहीं अम्मा, मेरा घर इस टाइप का नहीं है कि मैं किचन में लगाऊं। कहती है चलो मुझे भेज दो। मतलब आपको कैलेंडर की क्या जरूरत है? तो यस, अभी भी लोग हैं हु वांट कैलेंडर्स, बट जेन्युइनली आई थिंक कि अगर किसी ने कोई कैलेंडर किसी को भेजना भी है तो टेबल कैलेंडर माइट बी इंटरेस्टिंग। प्लानर, हाँ, टेबल पे प्लानर या कैलेंडर अगर आप किसी को भेज दें तो वो शायद किसी काम का हो, लेकिन अब दरवाजे पे या दीवार पे तो कोई कैलेंडर नहीं टांगता। सो यू शुड मुझे माय प्रोड्यूसर जस्ट सेड कि उसमें फायदा ये हो जाता है कि व्हेन यू नो जब बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं कैलेंडर पे, आप किसी की बर्थडे हो तो लिख देते हैं, तो आते जाते हैं उसमें नजर रहती है। कितनी बुरी बात है कि इस किस्म का आपको रिमाइंडर चाहिए है, बर्थडे भी दिमाग में होना चाहिए। सुबह आप जब पहली चीज फोन खोलते हैं ना तो वो बर्थडे रिमाइंडर्स आए, बर्थडे रिमाइंडर्स तो वैसे ही आ रहे होते हैं, फेसबुक तो भरा होता है, वो तो आपको नोटिफिकेशंस भेज रहा होता है। फिर बर्थडे अलार्म्स होते हैं, देयर आर एप्स दैट यू नो नोटिफाई यू जब किसी की बर्थडे हो रही हो। दुनिया बहुत आगे चली गई है कैलेंडर से, सो बी अ लिटिल इनोवेटिव, वी स्टिल लाइक द सेंटिमेंट, लिटिल इनोवेटिव। और अगले साल ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां और इदारे कैलेंडरों पे पैसा जाया कर रहे हैं, ये ना करें। मुझे लगता है वो फ्रेंड हो जाएंगे। नहीं, हमने बड़े ही सच्चे जज़्बात का इजहार किया है इस वक्त। एग्जैक्टली, मतलब अब वी हैव टू मूव ऑन। अच्छा जी, तो कोई किसी को ऐसी चीज भेजनी चाहिए ना जो किसी के काम भी आए। जैसे कोई क्या भेज सकते थे? बहुत कुछ सोच के आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है। किसी ने कहा जी कैलेंडर काम आते हैं किताबों पे कवर चढ़ाने के लिए। आई वंडर बच्चे तो अब किताबों पे शायद अब तो किताबें भी कहाँ, अब तो दुनिया बदल चुकी है भैया। अब आई वंडर कि मलका भी कुछ सैड सूरत हाल से दो चार और दरपेश लग रही थी, उसके पैर में शायद कुछ इशू भी था, तो हम इस बारे में तफसील से जरा जानेंगे। लेकिन मलका अकेली नहीं है, मलका अकेली नहीं है क्योंकि वो दो हैं हाथी, सो मेल और फीमेल दोनों साथ हैं। टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट लाइक दिस आइडिया कि जो भी जानवर पाकिस्तान में मिल रहा है उसे उठा के किसी और मुल्क भेज दो। माशाल्लाह हमारे यहाँ चारों मौसम हैं, 5 मौसम है हमारे यहाँ, मुख्तलिफ रीजन्स हैं हमारे यहाँ। अगर कोई सहराई जानवर है तो हमारे पास सहरा है, अगर पहाड़ी जानवर है तो हमारे पास पहाड़ है, मैदानी जानवर है तो हमारे पास मैदान है। सो हमें अपने जानवरों को यहाँ टेक केयर करना चाहिए। Why are we sending our animals across the world? I don't think it's the problem is terrain कि आप किधर रखना है और किधर नहीं रखना। मौसम हर तरह का हमारे पास, मौसम का भी मसला नहीं है। I don't think we know how to, अगर you have to let them go in the wild, तो मुझे बताएं वाइल्ड में हमारे यहाँ हाथी कहाँ होते हैं? हाँ ये तो है ना, तो कुछ जानवरों के लिए वो जगह नहीं है। मौसम कह लें या जो भी आप कह लें, they need to go in their own environment. So anyway, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शो का आगाज जो है, पहली खबर जो हमारे पास है, दिल हिल जाता है। अभी तक ये खबरें आ रही हैं और डर ये लगता है कि ये खबरें कभी रुकेंगी भी नहीं। आपको बताएं कि एक और मासूम बच्ची दरिंदगी की भेंट चढ़ गई है और सिंध के ज़िला खैरपुर में 7 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, लाश खेतों में फेंक दी गई। और आपको बताएं कि 2 दिन पहले किसी के घर खाना लेने गई थी ये बच्ची और लापता हो गई थी। बच्ची की लाश जो है वो बादलशाह गांव के करीबी खेतों से मिली। मुझे ये सुनाते हुए भी खौफ आ रहा है। कितनी बार हम इस किस्म की खबरें आपके सामने ला चुके हैं। आपको ये बताएं कि पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद गला दबाकर हलाक कर दिया गया। ज़्यादती की तस्दीक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद होगी, ताहम बच्ची की तदफीन कर दी गई है।
दिल हिल जाता है और रूह कांप जाती है इस तरह के वाक़यात बयान करते हुए। मकतूल बच्ची के वालिद गांव में मोटरसाइकिल किराए पर चलाते हैं और इस वाक़े के बाद ट्विटर पर बच्ची के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है और कल दिन भर ये ट्रेंड करता रहा जस्टिस फॉर जो भी बच्ची का नाम है। वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इट कि हम आइडेंटिटी ज़रा पोशीदा ही रखें। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या इस वाक़े की मज़ीद डिटेल सामने आई हैं, बताइएगा यासिर। जी बिल्कुल, 7 साल बच्ची की जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक हो गई है। जिनसी ज्यादती के बाद बच्ची को गला घोटकर कत्ल किया गया है। बच्ची के डीएनए सैंपल्स आज जामशोरो रवाना किया जाएंगे जिसकी रिपोर्ट 3 से 7 रोज तक मिल सकेगी। बच्ची के वालिद की मदीयत में पुलिस ने 3 नामालूम अफराद के खिलाफ जिनसी ज्यादती, कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पुलिस ने 5 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी किया है जिनमें एक खातून भी गिरफ्तार है ऐसा बताया जा रहा है। ताहम पुलिस इन अफराद की गिरफ्तारी उस वक्त तक जाहिर नहीं कर रही है। हमारे पुलिस दराये का कहना है कि तमाम जो गिरफ्तार अफराद हैं इनसे तफ्तीश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कातिलों का सुराग मिल जाएगा। जी, तमाम जो गिरफ्तार अफराद हैं इनसे तफ्तीश की जा रही है। कुछ बताया किसी ने कि कोई दुश्मनी थी या बच्ची ऐसे ही बस लापता हो गई? ने कुछ बताया हो कि उनको किसी पे शक हो, कोई उनके पड़ोसियों में कोई ऐसे लोग हों, कुछ कहा उन्होंने? देखें, बच्ची के वालिदैन ने जो भी अब तक बात की है मीडिया के सामने वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ताहम उन्होंने पुलिस को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये बच्ची एक घर में मुलाजमत करती थी, मुलाजमे के तौर पे 2 रोज से लापता थी। इसके वालिदैन ये समझ रहे थे कि जिस घर में ये मुलाजमत करती है ये वहीं पे रह रही है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता था, लेकिन 2 रोज बाद जब इसके वालिदैन ने उस फैमिली से रब्ता किया तो पता चला कि 2 रोज से तो ये बच्ची उनके भी घर नहीं पहुंची है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी। और गुज़िश्ता रोज बच्ची की जो लाश है जिस घर में वो काम करती थी उससे कुछ ही फासले में केलों के खेत हैं, वहां से मिली। बच्ची जिस घर में काम करती थी उन्होंने नहीं रिपोर्ट कराई थी, ये 2 दिन बाद बच्ची के वालिदैन ने कराई थी। जी बिल्कुल, दोनों फैमिलीज ये समझ रही थी, बच्ची के वालिदैन ये समझ रहे थे कि बच्ची हमारी जहाँ काम करती है वो वहाँ रुक जाती थी अक्सर और बेशतर, बच्ची वहाँ पे है, जबकि वो फैमिली जहाँ पे मुलाजमत करती थी बच्ची समझ रही थी अपने घर पे बच्ची। बहुत शुक्रिया आपका यासिर फारूकी, हमें अपडेट कर रहे थे कैसे हम छोटे बच्चों के बारे में और पर्टिकुलरली बच्चियाँ क्या बच्चों के बारे में भी इतने बेखबर हो जाते हैं और इतने लापरवाह हो जाते हैं कि 2 दिन पता ही नहीं है कि बच्ची कहाँ पे है। मैं तो इस बात पे ही थोड़ी सी अभी तक ये बात हमें तकलीफ दे लगती है कि 7 साल की बच्ची किसी के घर काम कर रही थी। मतलब लेट अलोन के उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, उस पर तो हम जाएंगे, वो तो है ही एक खौफनाक बात। लेकिन 7 साल की बच्ची, क्यों लोग अभी तक छोटे छोटे बच्चों को अपने घर मुलाजमत के लिए रखते हैं? ये ट्रेंड जो है ना, ये क्रिमिनल ट्रेंड हैज टू चेंज। और ये तो हम जाहिर है किसी पॉश इलाके की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप पॉश इलाकों में भी ये होता है। वही तो, आप इर्द गिर्द देख लें, ये वाकया तो किसी पॉश इलाके का नहीं है। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में देख लें, 7 का 5 साल के बच्चे भी आपको मिले। आपको पता है कि आपको खुद यू हैव टू टेक दिस इन योर ओन हैंड्स। मैं अपने घर में, अपने खानदान में अगर देख लूँ ना कि किसी बच्चे को घर में रखा हुआ है, जो कि होता है, तो मैं हल्ला बोल देती हूँ उधर। मतलब यू हैव टू स्पीक अप। बेशक अगला आपकी बात माने ना माने, जो भी है, एटलीस्ट मेक इट नोन कि दुनिया बदल चुकी है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है भाई। बच्चों को मुलाजमत ना रखें, मुलाजमत के लिए छोटे छोटे 10 से नीचे छोटे बच्चे, मैं तो कहती हूँ 20 से नीचे भी बच्चे ही हैं। चले 20 से नीचे बच्चे हैं, हमारे यहाँ जो हालात हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक, बहुत गुर्बत है, माँ बाप को अर्निंग हैंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 13 साल तक तो होने दें। 13-14 साल का बच्चा आपने अगर हायर करना ही है तो आप बच्चा या बच्ची हायर कर लें। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो बिल्कुल ही कच्चे जहन होते हैं, कच्ची उम्रें होती हैं। वैसे बाय द वे 18 इज द बेस लाइन, जहाँ बच्चों की, यंग एडल्ट्स की खुद भी कोई मर्जी हो, बीच में खुद भी पता हो क्या हो रहा, उससे नीचे बच्चे को कुछ और पता है क्या नहीं होता। एट टाइम्स आप इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उलझ जाते हैं इन इश्यूज में कि वालिदैन आके प्ली करते हैं ऐसे ही खानदानों के रख लें, हमारे पास इनको रोटी खिलाने के लिए नहीं है, हमारे पास इन्हें एजुकेट। और ऐसी बात नहीं है कि बहुत तमाम लोग जुल्म ही करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने उन बच्चों को पढ़ाते हुए
उनकी ज़िंदगी बदलते हुए, उनकी ज़िंदगी बनाते हुए देखा है। सो वो भी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बहुत से लोग, ज़ाहिर है हमने कितने वाक़यात ऐसे कवर किए हैं जो तशद्दुद करते हैं। अच्छा चले, एनीवे वी जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस कि देयर आर अदर वेज कि किस तरह आप इन बच्चों की मुलाजमत नहीं, बच्चों की टेक केयर करें अगर आप, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट। मूविंग ऑन, और ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज आपको बताएं कि कराची को फायर टेंडर मिले, सियासत हुई, अब ग्रीन लाइन का वक्त आ रहा है तो सियासत उस पर भी होगी, ऑलरेडी हो रही है। वफाकी हुकूमत काम करे या सूबाई, शहरियों के मसाइल कम होने चाहिए, बस हमें तो बस यही चाहिए। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को 50 फायर टेंडर्स और दो वाटर बाउजर्स दिए जाने की तकरीब में गवर्नर सिंध, वफाकी वुज़रा और तहरीक इंसाफ की क़यादत शरीक हुई और इसे कराची के लिए बड़ा तोहफा करार दिया। थैंक यू जी। खुशखबरी मिली है 50 फायर टेंडर के साथ, वक्तन फ़ौक्तन उन्हें खुशखबरियाँ मिलती चली जाएंगी। आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो एक एक करके पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह वो नहीं होगा कि जैसे उस दिन बिलावल साहब ने अपनी पार्टी की पहली पाकिस्तान में और सूबे के अंदर हुकूमत आने के 49 साल के बाद उन्होंने बोला कि अभी हमें टाइम चाहिए काम करने के लिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का कोई क्रेडिट नहीं, इन फायर टेंडर्स की मंजूरी मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत ने दी थी। ये तो हो गया, अब बारी है वफाकी और सिंध हुकूमत के एक और मुश्तरका प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन बस सर्विस की। ये वो बस है, ये वो सर्विस है जिसका शहरी बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया कि सर्विस इसी साल चलने वाली है, लेकिन तारीखों में कुछ गड़बड़ नज़र आई हमें। ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं बस के लिए टेंडर कर दिया गया है। जून इंशाअल्लाह ताला जून 2021 इसी साल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सरजानी से लेकर नुमाइश तक शुरू कर दिया जाएगा। ग्रीन लाइन का आपको बता दिया इंशाअल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपको जो है यहाँ पर कराची में पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा और ग्रीन लाइन जो है वो इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगी। अच्छा जी, नीडलेस टू से कराची के लोग अच्छी ट्रांसपोर्ट को तरस रहे हैं और उनके लिए सूबाई हुकूमत कई बार वादों का लॉलीपॉप दे चुकी है। 2 दिन पहले एक बार फिर ऐलान हुआ कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। पूरे पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के मेरे इस शहर कराची में ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहे हैं इस साल में दिस कमिंग ईयर में बता रहा हूं। मार्च में हम रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, उसकी बिड्स भी हमें रिसीव हो गई हैं और इंटरनेशनल फर्म्स ने उसमें इरादा जाहिर किया, उन्होंने बिड्स की हैं। हम येलो लाइन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं सर इसी साल में ग्राउंड ब्रेकिंग में। ठीक है, देर हुई है, लेट हैं, हमारा डायरेक्शन ठीक है, हम ऑन द ट्रैक हैं, काम कर रहे हैं। बसेस का प्रोजेक्ट सर ये सिंध गवर्नमेंट खुद करने जा रही है। अब सिंध हुकूमत से सवाल तो बनता है कि वफाकी हुकूमत के साथ सियासी बयानात का तबादला अपनी जगह, कराची वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। शाह साहब, कराची शहर के सबसे बड़े मसाइल में से एक ट्रांसपोर्ट का मसला है। पीपल्स पार्टी एक के बाद एक वादा करती रही, लेकिन कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। माशाल्लाह एक तारीखों की तवील फहरिस्त है। अब इस साल के लिए 250 बसों का ऐलान किया गया था, इन केस यू फॉरगॉटन अबाउट इट। कैसे हम एतबार करें? 2 दिन पहले मैंने ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था और पिछले 1 साल से मैं मेरी टीम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम इस पे हम काम कर रहे थे। इस पेंडेमिक की वजह से बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ है, वरना ये हम शायद इसकी टेंडरिंग प्रोसीजर में अगस्त और सितंबर में पिछले साल चले जाते 2020 में, क्योंकि जब कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर हुई थी इसकी सर्वे पहले कंसल्टेंट्स ने भी की, SMTA की टीम ने भी की, फिर वो जॉइंट एक सर्वे भी करवाई गई। बहुत इस पर मेहनत की गई है प्रोजेक्ट पे और इस वक्त इसमें सिर्फ डिले ये है कि क्योंकि हालात ऐसे जा रहे हैं पेंडेमिक की वजह से कि हमारे जो मेजर पोर्शन है फंड्स का वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप इसको सबको पता है कि इस वक्त हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़रूरत है फाइनेंशियल जो परचेजिंग्स हो रही हैं, जो किट्स आ रही हैं या अभी वैक्सीनेशन आने वाली है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर साहब से की है
और मैंने समरी उनकी तरफ भेज दी है। मुझे उम्मीद है और सीएम साहब ख़ुद भी ये चाहते हैं कि जितना कहीं से भी अगर हमें कोई पोर्शन मिल जाता है तो जितना जल्दी हो सके हम फंड्स रिलीज़ करें, ताकि इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसी साल में, जिस तरह मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह इसी साल में ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचे। अच्छा, कोशिश होगी, लेकिन पेंडेमिक तो अभी आया है, मतलब है कि कितने अरसे से बिल्कुल नहीं, मैं उन 250 बसों पे ही, मैं बड़ी आपकी एक्सप्लेनेशन तो हमने सुन ली, लेकिन 250 बसों पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन थी। और उसके हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि कराची की आबादी के तनासुब से 250 बसें तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो आप भी डेफिनेटली जानते होंगे, फिर भी इतना इत्मीनान कैसे है कि 250 बसें देकर जो कि पता नहीं कब आएंगी, ट्रांसपोर्ट का मसला जो है बिल्कुल हल हो जाएगा? देखिए, अब आप शायद मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसको एक्सप्लेन किया था, मैं आपके चैनल पे भी एक्सप्लेन कर दूं, बिल्कुल 250 बसें कुछ भी नहीं है। कराची में इस वक्त हज़ारों बसेस की ज़रूरत है। देखिए, पहले हम दूसरी कंपनीज़ की तरफ देखते थे कि जिस तरह आपने कहा कि ऐलानात भी किए गए, फिर पाया तकमील तक प्रोजेक्ट्स नहीं आए, या सब्सिडाइज मतलब हैवी सब्सिडी की तरफ भी जाना पड़ गया, तो उस तरफ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन देखिए, चीज़ें ये हैं कि पहला हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ फ़ेज़ 1, ये फ़ेज़ 1 है बिल्कुल। ये कराची में इनिशियली जो 7 रूट्स हम ऑपरेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे बात रुक नहीं जाती। ये पहला फ़ेज़ है और इंशाल्लाह ये उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने के बाद हमारा कोई चुप करके बैठने का कोई इरादा नहीं है। ज़रूर ये प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड आएगा, ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद फ़ौरन फिर दूसरे फ़ेज़ की तरफ हम जाएंगे, फिर ये बसेस इंडक्ट होती जाएंगी। अब ये सिर्फ 250 पे हमें ब्रेक नहीं लगाना है। मैं इसको बात को मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट है। अच्छा शाह साहब, वफाकी वज़रा की जानिब से अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम दिया जा रहा है ग्रीन लाइन शुरू होने का, तो सिंध हुकूमत ही ये कन्फ्यूजन दूर कर दे, कब आखिर शुरू होगी ये ग्रीन लाइन, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपेरेंटली तैयार ही नज़र आता है ऑलमोस्ट? देखिए जी, मैंने माजी में भी ये कहा था, हमारे यहाँ जो यहाँ से जीत के हमारे भाई गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए हैं, और यहाँ पे जो वफाक के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, गवर्नर सिंध साहब, देखें वो बादशाह लोग हैं, उनको कुछ पता है नहीं किसी प्रोजेक्ट का, कभी विज़िट किया नहीं है, या गए बाहर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आ गए, कुछ चीज़ों का उनको पता है नहीं। गवर्नर साहब ने कहा था कि फरवरी 2020 में वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे, तो उसी वक्त मैंने कहा था फरवरी 2021 में तक शायद मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, और आज हम जनवरी 2021 में बैठे हुए हैं। देखें, इन लोगों के कहने पे ना जाएं। रियल थिंग इज़, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को ख़ुद इंफ्रास्ट्रक्चर को कई बार विज़िट कर चुका हूँ, इनकी मीटिंग्स को देख चुका हूँ। ठीक है, अब ज़रा चीज़ें ऑन ट्रैक आई हैं और उन्होंने टेंडरिंग भी की है बसेस की, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर 2021 तक, उससे पहले या उससे करीब इंशाल्लाह, अगर ये इसी सीरियसनेस पे रहे, अगर इनकी सीरियसनेस यही रही जिस तरह अब काम हो रहा है और जिस तरह हमसे भी ये असिस्टेंस ले रहे हैं, और इसी तरीके से चलते रहे, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट इस साल तक ऑन द रोड ये बसेस आ जाएंगी। अगर इनमें फिर वही बातें जो जिस तरह वफाकी वज़रा कर रहे हैं या गवर्नर साहब कर रहे हैं, ऐसी नॉन सीरियस एटीट्यूड फिर किसी का हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट कब चलेगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर टाइप आपने कहा है, ऑलराइट, 2021 का आप जिक्र कर रहे हैं। वी विल बी गेटिंग बैक टू यू तब तक, अगर हमने कोई ग्रीन लाइन बसेस सड़क पे ना देखी। लेकिन इन द मीन टाइम माफियाज का बड़ा जिक्र होता है, हर चीज़ का ही पाकिस्तान में तो एक ऑलमोस्ट लाइक एक जोक ही बन गया कि हर चीज़ का माफिया है। तो कराची में इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट माफिया काम कर रहा है, तासुर ये है कि वो कभी अच्छी ट्रांसपोर्ट यहाँ आने नहीं देंगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इनसे कैसे निपटेंगे आप? देखिए जी, ये एक बहुत गलत लफ्ज़ है जो मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये जो आपने क्वेश्चन किया ट्रांसपोर्ट माफिया, ये गलत लफ्ज़ है। ये ट्रांसपोर्टर हजरात अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये पिछले साल जो पेंडेमिक के दौरान भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एडवाइजरीज़ पे अमल करते हुए बहुत साथ दिया। उनको फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल अवामुन्नास की खातिर, हम सब की, अपने पूरे शहर कराची के लोगों की जान बचाने की खातिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट्स भी अपनी बंद रखी। और उसके बाद भी जिस तरह ट्रांसपोर्ट खुली, SOPs पे भी उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की है। देखें, 100% कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो SOPs पे अमल कराया गया
वो हमने ट्रांसपोर्टर हजरात की मदद से ही यहाँ कराची में भी कराया गया। देखिए, ये कहना कि वो नहीं चलने देंगे, ये गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। उनको जिस जगह पे जो रूट परमिट्स हैं वो उधर अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे। वो उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी नहीं रोकेगी, क्योंकि किसी का भी रोज़गार गवर्नमेंट ऑफ सिंध, देखिए पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हमने तो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, तो हम किसी का रोज़गार किस तरह रोकेंगे। और मुझे ये मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी कि वो किसी क्लैश में आएँ या कहीं पे कोई बात करें। और इस वक्त तक भी जब ये सब चीज़ें उनको पता हैं, तो उनकी तरफ से भी मुझे कोई ऐसी चीज़ सुनाई नहीं दी। शाह साहब, आपके सेंटिमेंट्स का बड़ा एहतराम, आपका शुक्रिया है, लेकिन जिसको आप ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, जिसको आप रोज़गार कह रहे हैं, रूट परमिट ज़रूर हैं, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट आई एम श्योर नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की बसें सड़कों पर चल रही हैं और ट्रांसपोर्ट वाले चला रहे हैं, आई वंडर कि आपने वो बसें सड़कों पर आने कैसे दी हैं। और जो चला रहे हैं माशाल्लाह वो भी इतने सिंसियर हैं अपने काम के साथ कि ब्रेकें नहीं हैं, शीशे नहीं हैं, बॉडी लटक रही है, लेकिन फिर भी वो बसें चल रही हैं। So, क्या हम ट्रांसपोर्ट ये why don't you bring them into the fold? ये हम सिर्फ केस इन पॉइंट वो बसें दिखा रहे हैं हम आपको। और ऑब्वियसली जिस तरह ये चल रही होती हैं बसें ऑन द रोड, तो एक पूरा डेथ कैप्सूल भी इनको कहा जाता है, बाय द वे एक निक नेम दिया हुआ है। तो अगर ये इतने ही लॉयल हैं और इतने ही अच्छे हैं, why don't you bring them into the fold? Why don't you bring them into the fold और एक प्रॉपर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना दें? फिर तो हमारे पास लोग भी हैं और बसें भी हैं, अगर हमें इतने अच्छे लग रहे हैं। दुनिया में हर कारोबार में लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसको अपग्रेड करते हैं ना, दुनिया का हर कारोबार। मतलब है कि आज के ज़माने में अगर आप कैसेट्स और सीडीज़ बेचना शुरू कर देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, जाहिर है। इसी तरह अगर आप इनको पाबंद ये बना दें कि जनाब ये बसें अब आप नहीं चला सकते एंड यू हैव टू अपग्रेड योर बसेस, तो फिर सर्टनली ये लोग भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो काम करना है आगे। लेकिन इनको चूंकि खुली छुट्टी दी गई है और इनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और सिंध हुकूमत की तरफ से खुली छुट्टी दी गई है कि चाहे तुम्हारी बस में ब्रेक है नहीं है, तुम चलाई जाओ। ये तो बात लगी। वैसे शाह साहब दोबारा आपसे कभी इस पे बात करेंगे। अगर वी आर वेटिंग फॉर अ प्रॉपर ग्रीन लाइन सिस्टम और ये लिटरली सदियों पीछे हैं उनसे, तो इनको भी ब्रिंग देम इन द फोल्ड एज वेल। Nobody is asking them कि आप उन्हें बंद कर दें या आप उन्हें कहते हैं बसें नहीं चलाएं। एटलीस्ट उन्हें पाबंद तो बनाएं कि वो अपनी बसें तो नहीं खरीदें, कुछ तो इन्वेस्ट करें अपने कारोबार में जिससे वो अरबों रुपए बना रहे हैं। बड़ी मीम्स बनी हुई हैं व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स के नाम से जो तस्वीरें चल रही हैं आजकल के गुड नाइट बोल के ऑनलाइन क्यों थे, उसके ऊपर एक रिएक्शन आता है व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स में एक छानबीन हो रही है। तो क्या ऐसा सब कुछ होगा? बाय द वे जस्ट अ सजेशन, ये मीम अवार्ड्स भी होने चाहिए पूरे को ग्लोबल, और ग्लोबल होंगे ना। पाकिस्तान नंबर 1 पे, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि पाकिस्तान जीत जाएगा। एक तो क्वांटिटी हमारी क्या और क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है हमारे मीम्स की। लेकिन व्हाट्सएप की चूंकि बात हो ही रही है तो आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में जो है वो तब्दीली आई है, आपको पता है। और तब्दीली के बाद पाकिस्तानियों का डेटा कैसे महफूज बनाया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास बहुत प्लान्स हैं, अब इस पर अमल भी हो तो बात है। और कल हमने बड़ी तफसील से, आप लोगों को याद होगा कि बताया था व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद क्या तब्दीलियां आएंगी। मुख्तसरन अगर आपको दोबारा बताएं, ये कि अब सारिफीन का डेटा फेसबुक को भी मुहैया किया जाएगा, जिसमें सारिफ का नाम यानी यूज़र का नाम होगा, मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फ़ोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ, अभी ये भी है, इसके साथ साथ डिवाइस की इंफॉर्मेशन, IP एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन भी शेयर हो रही होगी। और इस बहस का मकसद ये था कि सारिफ का डेटा किस तरह महफूज रखा जाए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की भी इस मामले पर नज़र है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप के इस ऐलान के बाद हुकूमत पाकिस्तान आवाम का डेटा महफूज बनाने के लिए कवानीन लाने पर गौर कर रही है, और इससे पहले ये तजवीज़ भी दी थी कि फेसबुक और व्हाट्सएप की तर्ज की एप्लीकेशंस पाकिस्तान खुद बनाएगा। लेकिन उस पर एतराज़ ये है कि फिर सारा डेटा हुकूमत के पास जाता रहेगा, ये भी निजी आज़ादी के मुनाफी होगा। सो बहुत से क्वेश्चंस हैं। अब इसका क्या हल है, ये तो देखते हैं क्या होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन हुकूमत क्या इस सिलसिले में इक़दाम करेगी, इस पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, एक कंसर्न जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी या डेटा पॉलिसी के बाद सामने आ रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, एक तो पहले हम ये गेज करना चाहते हैं, और आप चूँकि एक्सपर्ट भी हैं, ये कंसर्न कितना जेन्युइन है? क्या वाकई हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है एज एन इंडिविजुअल, या फिर एज अ नेशन और एज अ स्टेट हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है? शुक्रिया अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, इसमें दो चीज़ें हैं।
नंबर एक के अगर आप डाटा प्रोटेक्शन के लिहाज से बात करें तो ऑब्वियसली एज अ स्टेट, एज एन इंडिविजुअल, आप इस अपडेट से इररेलेवेंट होके एक कंसर्न है डाटा प्रोटेक्शन की जो इससे पहले भी है। अगर ये जो अभी एक व्हाट्सएप की अपडेट आई है जिसकी वजह से एक ह्यूमन साइक है कि जब भी आप किसी को कोई इस तरह की बात करते हो कि आप इन्फोर्स करने की कोशिश करते हो तो ह्यूमन माइंड और तरह से रिएक्ट करता है। ह्यूमन माइंड को लगता है कि शायद मुझे ये फोर्स करके करवा रहे हैं, जैसे उनका मैसेज आया कि आप नहीं यूज कर सकेंगे व्हाट्सएप की सर्विस अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी ये टर्म्स, तो वो लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी चेंज आ रही है। हालांकि ये वो सब चीजें हैं जो ऑलरेडी कई अरसे से हो रही हैं और एग्जैक्ट ये पॉलिसी अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी इन प्लेस है। नथिंग न्यू हैज हैपेंड। अक्टूबर 2020 के अंदर what WhatsApp did was कि उन्होंने कहा कि जो हमारे WhatsApp बिजनेस का अकाउंट यूज करते हैं, जो हमारे बहुत से बिजनेसेस, आपको शायद पता हो कि WhatsApp बिजनेस का एक अलग मैसेंजर है। नॉर्मली जो चैट के लिए यूज करते हैं वो WhatsApp चैट ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन बिजनेस अकाउंट्स जो हैं वो WhatsApp बिजनेस का यूज करते हैं। तो उसके तहत ये था कि जो भी यूजर उस बिजनेस को यूज करता था, व्हाट्सएप बिजनेस को मैसेज करता था, उसकी ये डाटा जो आपने इससे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि उसके डाटा के ये जो पर्टिकुलर्स थे वो उसके साथ शेयर होता था। और वो इस वजह से होता है कि तीन चीजें हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस डील कर रहा है: शॉपिंग डाटा, आपका बिजनेस सॉल्यूशंस डाटा, और फेसबुक जो है वो आपको पता है कि इस वक्त बहुत एग्रेसिवली यूज कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए। तो इस वजह से वो सारा डाटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर होता है। अच्छा, तो सिर्फ यही वजह है कि इसमें पीछे कौन सी वजूहात हैं? इस पे कुछ मुल्कों को तहफ्फुज़ात हैं, जैसे कि टर्की इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू इट। और आपको पता है कि बहुत से मुल्क जो हैं वो व्हाट्सएप मतलब वो यूज ही नहीं करते, उनका मैसेजिंग सर्विस वगैरह उन्होंने इज एडवाइजिंग पीपल टू यूज सिग्नल। तो ये कंफ्यूज किस्म की स्टेटमेंट्स लोगों की तरफ से आ रही हैं, और इसीलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि फॉर द आम आवाम पब्लिक, आपको पता है कि व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज कर रहे हो, और लेट्स नॉट टॉक अबाउट द बिजनेस अकाउंट, जब आप नॉर्मल भी मैसेजिंग कर रहे होते हैं तो ऊपर वो इंक्रिप्शन का एक आया होता है विच मेक्स यू फील कि वॉट एवर यू आर सेंडिंग, वॉट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग इज सेफ बिटवीन द टू पार्टीज। वो उसकी वायलेशन भी हो सकती है अब नए लॉज के तहत। नहीं, देखिए कोई ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगी। आपकी चैट, आपकी ग्रुप चैट, चाहे आपकी वन ऑन वन चैट है, चाहे ग्रुप चैट है, वो इंक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, उसकी रीच नहीं होगी अनलेस कि आप फोन का बैकअप करते हैं iCloud पे, और गूगल अकाउंट जो आपका बैकअप के लिए आप यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन का, वो आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। क्योंकि देखें आप जब बैकअप करते हैं तो इस वजह से करते हैं कि आप अपनी डिवाइस चेंज करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आप अपना बैकअप सारा उस नई डिवाइस पे ले आते हैं, इसलिए वो इंक्रिप्टेड नहीं हो सकती जो आपकी बैकअप फाइल है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकअप जो भी आप करें अपने iCloud अकाउंट में या गूगल अकाउंट में, उसकी सिक्योरिटी को सही रखें तो आपका डाटा लीक नहीं होगा। तो उसकी सिक्योरिटी को सही रखें, डेटा लीक नहीं होगा। अच्छा, अब हुकूमत पाकिस्तान अरसलान क्या कर रही है इस सिलसिले में? अगर कोई कंसर्न है, जैसे कि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब भी मुख्तलिफ इस सिलसिले में उनकी तरफ से भी सजेशंस आती हैं, तो आर वी ट्राइंग टू डेवलप आवर ओन मैसेजिंग सर्विस या एप्लीकेशन क्या, या फिर हम लोगों को कोई मसला नहीं है अभी? ये देखिए, जो मैसेजिंग सर्विसेज है ना, ये ऑलरेडी अगर आपको पता हो तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ऐसे इवन प्राइवेट इदारे हैं जो अपनी मैसेजिंग एप्स जो है वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और वो यूज करते हैं। मसलन मेरी अगर कंपनी है, मेरे 300 एम्प्लॉयज हैं, मैं वो एक ऐप मैसेजिंग ऐप बनाऊंगा, उसके आईडीज जनरेट करके 300 लोगों को दूंगा। तो जनरेटिंग एन ऐप इज नॉट अ प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम ये है कि क्या हमने कोई इस तरह की ऐप जो कि जिस तरह व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, दीज आर ऐप जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ एक मुल्क से नहीं है, पूरी दुनिया से हैं। तो इस तरह की इंटरनेशनल लेवल की ऐप डेवलप करना, इस तरह की इंटरनेशनल लेवल की, तो उसका सही फायदा है। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की कंसर्न इस वक्त नहीं है, बाकी ममालिक में भी इस पर बहुत बहस हो रही है, और यूनिफाइड इंटरनेट और डिवाइडेड इंटरनेट पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप, जिस तरह चाइना है, चाइना में वीचैट यूज होता है, वीचैट बाकी मुल्कों में उस तरह से नहीं यूज होता। तो क्या हर मुल्क जो है वो इस तरह से अगर अपनी एप्स डेवलप करने लग जाएगा तो वी विल गो टूवर्ड्स डिवाइडेड इंटरनेट आ जाएगा।
और वो बहरहाल उसके अपने हैजर्ड्स हैं। और मेरा अपना सोल्यूशन, जो मेरा ख्याल में जो सोल्यूशन वाइबल सोल्यूशन है, वो ये है कि ये जितनी टेक कंपनीज हैं, दी सोशल मीडिया कंपनीज, दे शुड स्टॉप बिहेविंग एज लाइक डेमी गॉड्स टाइप। इनको बिहेव नहीं करना चाहिए और इनको स्टेट्स जितनी भी ममालिक हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और अपने जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाकी कंसर्न्स हैं डाटा से रिलेटेड, वो तमाम ममालिक ये दूर करें, ताकि हम इस तरह से एक यूनिफाइड इंटरनेट जिस तरह से इस वक्त है उसी तरह ही रहें, वो डिवाइडेड इंटरनेट की तरफ ना जाए। बस वो अरसलान क्या करें कि दे आर सो बिग एंड दे आर सो रिच कि वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो अगर उनके अपने रेवेन्यूज मुल्कों के जीडीपी से ज़्यादा होंगे तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते ही हैं। अच्छा चलिए, लेकिन आपसे बात करके एटलीस्ट ये जरूर जी प्लीज कंप्लीट योर थॉट। देखिए अब्दुल्ला, देखें अगर ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इस वक्त आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ है। अमेरिका के अंदर ट्रम्प, हु इज स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया। ऑन व्हाट कंडीशन के जी ये इलेक्शन के बारे में इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जो जिनके साथ वो फैक्ट्स और फिगर्स और साथ में कोई सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कोई ऐसी बात थी जो दीगर ममालिक में नहीं होती? पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में बहुत सी इस तरह की बातें होती हैं जो सब्सटेंशिएट नहीं होती, तो वो भी डिसइंफॉर्मेशन में आती हैं। तो कल को क्या ये पकड़ के इस तरह अकाउंट किसी का भी बंद कर देंगे? तो एक ऑलरेडी एक इस किस्म की हम स्लिपरी स्लोप पे स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें टेक कंपनीज जो है अपनी मनमानी करती हैं, मर्जी करती हैं और स्टेट से ज्यादा अपने आप को जो है वो पावरफुल करती हैं। तो आई थिंक ये सारे ममालिक के अंदर ये अब एक कंसर्न है और इनको किसी ना किसी तरह से और सारे ममालिक को मिलकर ही एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज तो इसका सोल्यूशन कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरसलान खालिद हमसे बात करने का, और लोगों को हम यही कहेंगे एक दफ़ा फिर दैट यू आर ओके। मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पे किसी को कोई चीज़ तंग नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वही जो अमेरिका में इलेक्शंस के वक्त जिस तरह हुआ है, मतलब वो आप चीज़ उसको एक्सपेक्ट शायद दोबारा किया जा सकता है, जहाँ डेटा इतना ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है कि लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, क्या चॉइसेस हैं, क्या रुझान है कलेक्टिवली, उसको अगर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए तो दैट्स अनदर स्टोरी। बट अदरवाइज आप जो मैसेजिंग कर रहे हैं, जो हम सारे कर रहे हैं, आई थिंक वी आर गुड। अच्छा जी, अब हम टू whom it may concern टाइप खबर देना चाहते हैं। नहीं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ ही नहीं वो नहीं अभी देनी। हमने एक कराची में सफारी पार्क में इट कंसर्न्स एवरीबडी। कराची के सफारी पार्क की हथनी मलका के हालात से मुताल्लिक मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। आपको पता है मलका ने बड़ा साथ दिया और मुझे हमेशा से एतराज़ था कि मलका को एज अ प्रॉप जो यूज़ किया जाता है ना मैच की प्रेडिक्शन के लिए, और वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहे थे उसकी प्रेडिक्शन के लिए, इट्स नॉट नाइस। और जानवरों के हकूक़ की तंजीमें अच्छी खबरें नहीं दे रही हैं। इन तंजीमों का दावा है कि यह हथनी पैरों के इन्फेक्शन का शिकार हो गई है, मगर सफारी पार्क की इंतज़ामिया ऐसी इत्तलात को गलत करार दे रही है। और इसकी तस्दीक किसने की है? ऑफ कोर्स आपको पता ना, हम तो फिर पहुंच जाते होते हैं। तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची कसीम सईद ने हकायक जानने की कोशिश की है, एंड व्हाट डिड ही फाइंड आउट, ये ज़रा उन्हीं से सुन लेते हैं। रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के सफारी पार्क से, जहाँ पर मेरे अक़ब के जो मनाज़र है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सोनू और मिल्का यहाँ पर जो है वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं। अब ये सोनू और मिल्का देखने में सुनने में तो छोटे नाम है, लेकिन दरअसल ये एक हाथियों की जोड़ी है जिन्हें 2009 में अफ्रीका से यहाँ पर लाया गया। और अहम तरीन बात तो यह है कि पाकिस्तान में हाथियों की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, वाहिद जोड़ी है जो कि पाकिस्तान में रहती है। इसके अलावा जो चिड़ियाघर में है वो दो फीमेल्स हैं जिनके नाम मधुमाला और नूरजहां हैं। पिछले दिनों ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि शायद यहाँ पर जो मलका है, जिसके वाकई जो नाज़ व नखरे हैं वो मलकाओं वाले ही हैं, उसके पैर में कोई इंजरी हो गई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सफारी पार्क में ख़ुद यहाँ पर आएँ और केजेस से बाहर इनको थोड़ा, जहाँ पर ये चहलकदमी करते हैं वहाँ पर आकर इनके साथ थोड़ा सा न सिर्फ वक्त बिताएँ बल्कि आपको भी बताएँ कि इन ये जो खबरें हैं इसमें किस हद तक सदाकत है। और ये वो स्केल्स हैं जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये उसकी एड़ी में जो है वो कोई ज़ख्म है। अब पूछ लेते हैं, देख भी लेते हैं कि किस तरह हमें विजिबली तो नज़र आ रहा है कि किस तरह एड़ी आप फट जाती हैं। ये खुश्क सरफेस भी है थोड़ा सा, लेकिन अब बज़ाहिर ही अपना वज़न इसके ऊपर रख रही है, इस पर चल रही है। क्या इस हवाले से हम एक्सपर्ट्स की राय भी जानने की कोशिश करते हैं। The elephant show swollen foot part which need sure medical examination, foot trimming maybe, and sure special medical care if it's possible. Maybe ground structure should be different
to improve the condition of the elephant. But definitely a veterinary medical examination is needed to examine the swollen foot of the elephant and maybe the overweight. As I see just from the picture, the elephant cannot put his weight on this foot or in his leg. जो महावत यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इसकी देखभाल करना, उनसे पूछते हैं। मेरी नज़र में तो 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है। अच्छा। और हम लोग ग्रेसलिंग और वेसलिंग लगाते हैं, जिससे इसके पैर नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और ये सही हो जाता है। इस्लामाबाद में जो कावन हाथी था उसको ले जाया गया और कहा गया कि वो कंक्रीट में बंद रहता है। इनके क्या मामूलात हैं और ये किस तरह से अपने दिन गुजारते हैं? वही सुबह 9 बजे से निकल जाते हैं और 1:30-2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे फिर ये आते, फिर कुछ खाना वाना खाते, फिर इनको बाहर ले जाते हैं। और इस वक्त मैं इनकी थोड़ी सी दावत कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया है। कोशिश करेंगे कि इनको भी थोड़ा सा मानूस रखने की कोशिश की जाए, जिसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ किसी हद तक। ये तो जोड़ी है, तो कोई खुशखबरी आने के आसार है या नहीं? हमारे यहाँ बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है ये। नहीं जनाब, अभी तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त और गुजरे तो फिर हम आपको बताएंगे कि खुशखबरी। क्योंकि ये सारा वक्त सिर्फ कंक्रीट पर और सीमेंट पर नहीं गुजारते हैं और इनके जो है वो खेल मस्ती के लिए अच्छी खासी जगह यहाँ पर सफारी पार्क में मौजूद है, तो इनकी हालत बज़ाहिर कावन से तो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। हमारी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मुसलसल मिट्टी उड़ा रहे हैं। तो अब देखना है कि अगली बार हमें सोनू और मरका कब वक्त देते हैं। I can't get over that question. Just because they are together तो इनका कोई बेबी भी होना चाहिए। मतलब नहीं है तो नहीं है, क्या हो सकता है? नहीं है मेरा इसके लिए अब हम क्या करें? हम पूरी रिसर्च इस पे कर लें। बट एनीवे सो इट सीम्स लाइक दैट द हथनी सीम्स टू बी फाइन, लेकिन ये कोई इन्वायरमेंट नहीं है वैसे जानवरों का, बिल्कुल भी नहीं। वो कंक्रीट ग्राउंड भी है जिस तरह दिखा रहे थे, मतलब है तो वैसे सब कुछ ही। बट अब इन दिस डे एंड एज इतना बड़ा जानवर अगर बिल्कुल कंक्रीट वॉल्स के अंदर रखा होना तो डेफिनेटली आउट ऑफ प्लेस है। इनके पास है कुछ ग्राउंड वगैरह, बट हमारे यहाँ माशाल्लाह जितनी ज़मीन हाउसिंग सोसाइटियों को मिल जाती है उतनी ज़मीन किसी बड़ी सेंचुरी को मिल जाए तो क्या ये है छोटी सेंचुरीज। बट हाथी परहैप्स इज नॉट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई गेस, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान। आपने कभी ओपन इन द वाइल्ड कोई हाथी देखे हैं? इंडिया में बहुत हाथी होते हैं। इंडिया, नॉट पाकिस्तान। हमारी भी कुछ ना कोई तो जगह बन जानी चाहिए। अच्छा खैर, हम इस पे क्या रिसर्च करें, वी आर नो एक्सपर्ट्स इन दिस। कॉमिक टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी चंद उन स्टार्स में से एक हैं, हमारे प्लेयर्स में से एक हैं जिनके बारे में लोग हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में कि क्या कर रहे हैं। लाला के नाम से इन्हें प्यार से पुकारते हैं इनके मद्दा। इनके फैंस रिटायरमेंट के बावजूद भी इनकी फॉलोइंग कम नहीं हुई। और बूम बूम अफरीदी की एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, तो जिसमें वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ऐसे में एक खातून शाहिद अफरीदी को आवाज़ देकर बुलाती हैं कि ए भाई इधर आ जाओ, इधर आओ बेटा, ये उसको बुला रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और शाहिद अफरीदी जब खातून तक पहुँचते हैं, पूरी फिल्मी सीन है, तो वो पूछती हैं कि ये लड़कियाँ बोल रही हैं कि तुम शाहिद अफरीदी हो। ऐसा हो जाता है। वैसे अम्मियाँ ऐसे कर देती होती है कि मुंह पे खड़े होके उस बंदे की पूछ रही होती है कि क्या तुम हुमायूं सईद हो या शाहिद अफरीदी। आई हैव सीन दिस बाय द वे। तो ये सारा सीन हुआ और फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि जी हाँ, तो फिर चलो लड़कियों तस्वीरें ले, चलो ये वही है, लड़कियों तस्वीरें ले लो। जिस तरह शाहिद अफरीदी ने इस फैमिली के साथ तस्वीरें बनवाई हैं, उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो बहुत क्यूट है और ये वायरल हो गई। इट्स अ नाइस वन। और फिर जब आप किसी को देखते हो टीवी पे और आपको बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सुपरस्टार टाइप इंसान हो, तो देन आप रुक नहीं सकते, यू हैव टू गो। पहले तो आपको चेक कराना पड़ता है कि क्या हुआ था। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ एक तो एक रौला नहीं है, रश नहीं है और मास्क भी नहीं है, तो दुनिया का है कोई कोना ऐसा? मास्क क्यों नहीं? अच्छा जी, नहीं कोई पाकिस्तान नहीं है आई थिंक। ये तो क्यों कोविड पाकिस्तान में ही रह गया, बाकी दुनिया से खत्म हो गया कि वहाँ मास्क की जरूरत नहीं? कुछ और होगा, आई डोंट नो। खैर, शाहिद अफरीदी से हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक मारूफ अदाकार वसीम अब्बास के हवाले। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हिट प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी को वो बैक वक्त गुलकार, अदाकार, फिल्म साज, स्क्रिप्ट राइटर, क्या कुछ नहीं थे, कॉलम भी लिखते थे। और इस हरफंत मौला शख्स का आज यौम पैदाइश है। इनायत हुसैन गुजरात से लाहौर कानून की तालीम हासिल करने के लिए आए, लेकिन मधुर सुरों, सुरीली तानों की वादी में यूं खो गए कि बस फिर ही डिड नॉट लुक बैक। मैं भी खो गया वैसे। जिसको देख के दुख होता है कि एक शहर जिसने इतने लोगों को अपनी आगोश में समाया हुआ है, उसके लिए पता नहीं कोई सिंसियर है भी कि नहीं है। और इतनी कंट्रीब्यूशंस भी हैं, अगर आम आवाम से लें, ठीक है वो टैक्स वगैरह बहुत से लोग नहीं देते होंगे, लेकिन बड़ी दुनिया देती भी है।
मतलब इतनी फिलैंथ्रोपी भी होती है, इतनी पब्लिक सर्विस, इतनी चैरिटी, इतना कुछ होता है, उसके बावजूद शहर इज इन अ बैड स्टेट। कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, ट्रांसपोर्ट का हाल आप देख लें, और वो तो वैसे अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट माफिया ना कहें, वो मेहनत करते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, आप उन्हें रेगुलेट करें कि सही बसें तो ढंग की बसें तो लेके आएँ, अपने बिजनेसेस में कुछ इन्वेस्ट तो करें, फिर बहरहाल मेहनत करें और बसें चलाएं और पैसे कमाएं। अच्छा चलें, अब हम अगले मसले पे जाते हैं। माशाल्लाह मसले ही मसले हैं, तो हम एक और मसले पे चले जाते हैं। आपको बताएं कि चीनी आटे के बाद घी की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, और सवाल ये है कि क्या आवाम को अब घी तेल के बगैर खाना बनाना पड़ेगा, विच लुक्स लाइक के हो सकता है। अगर ऐसी कोई तरकीब या रेसिपी हुकूमत को मालूम है तो प्लीज़ बता दीजिए, ताकि आवाम का भी भला हो जाए। चीनी की कीमतों में जो है वो चीनी ने एक्चुअली सेंचुरी की तरफ सफर शुरू कर दिया है। हुकूमत इसे शुगर माफिया के खाते डाल रही है, और इसी तरह 35 रुपए किलोग्राम वाला आटा जब 70 से 80 रुपए फी किलो तक पहुंचा तो उसे भी माफिया की कारस्तानी करार दिया गया। अब घी और तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। हालिया 2 हफ्तों में ही घी की कीमत 40 से 50 रुपए फी लीटर बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। दिसंबर 2020 में घी की औसत कीमत 215 रुपए फी किलो थी, जो अब 265 रुपए तक जा पहुंची है। 215 से विद इन अ मंथ की हम बात कर रहे हैं, 265 265 तक जा पहुंची है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के हिसाब से ये फ़र्क ज़्यादा या कम तो है, लेकिन औसतन 40 रुपए फ़ी लीटर कम अज़ कम इजाफा हुआ है। और गरीब आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का आसरा बचा था, लेकिन वहाँ से भी घी गायब हो गया। खूबसूरत बात तो ये है ना कि जहाँ मिलना चाहिए वहाँ से भी उठा लिया। तो अब हुकूमत हर चीज़ माफिया के सर डालकर खुद बरी नहीं हो सकती। ये किसने माफियाज बनाए, ये माफियाज कहाँ से आए, ये वर्ड कितने आम हो गया पाकिस्तान में। तो आखिर हुकूमती रिट भी कोई चीज़ है, एंड डेफिनेटली दैट रिट नीड्स टू बी यूज्ड नाउ। हमें ज्वाइन किया जी, को फिर माफियाज कहते हैं तो फिर ऑफेंड भी हो जाते हैं लोग। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, चीनी और आटे की कीमतों को जिस तरह बेलगाम छोड़ा गया, अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत बस देख रही है। घी की कीमत 40 रुपए फी लीटर तक बढ़ी है, और इससे ज़्यादा भी कुछ ब्रांड्स में बढ़ी है 1 महीने में। कुछ पता लग सका आप लोगों को? जी, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आया है। ज़ाहिर है पूरी फूड जो आपका पूरी दुनिया की इंडस्ट्री थी फूड की, वो सारा डिस्टर्ब हुआ, और पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं और कुछ की कम हुई हैं। अगर आप अपना मैं आज देख रहा था आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट इस हफ्ते की, तो कुछ आइटम्स ऐसी हैं, जैसे आपने बात की चीनी की कीमत भी बढ़ी है, घी की कीमत भी बढ़ी है, लेकिन बहुत सारी आइटम की कीमत कम भी हुई है, जिस तरह चिकन है, टमाटर हैं, प्याज हैं, अंडे हैं, आलू है, और आटा भी इस हफ्ते में प्राइस उसकी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। तो ये मैं आप जो रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कर रहा हूँ। तो इस तरह कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, और ओवरऑल जो है वो उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि एक जो सारिफ है उसके बजट पे क्या असर पड़ता है। तो ओवरऑल 6% है इस वक्त, 6 से 7% इन्फ्लेशन है, और फूड इन्फ्लेशन स्पेशली। ये मैं जो कोट कर रहा हूँ सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, तो उसमें ज़ाहिर है कुछ आइटम्स में डिमांड एंड सप्लाई है, इस पे पाम ऑयल की इंपोर्ट भी है, इसका ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट भी है। तो इस तरह ओवरऑल जो देखा जाता है कि एक कंज्यूमर की ज़िंदगी और उसका जो बजट है वो पहले से कितना मुश्किल हुआ। तो वो जो किसी वक्त में 13% था ये फूड इन्फ्लेशन, अब वो गिर के 6 से 7% हो गया। लेकिन आप अगर आप एक इंफरादी आइटम की बात करेंगे तो इसकी बात ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल बजट के हिसाब से अगर उसका घी पे ज़्यादा पैसे लगते हैं और चिकन पे और दालों पे अगर उसके बच जाते हैं तो अल्टीमेटली उसके बजट पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अच्छा बासी साहब, वो हमने सवाल पूछा था, वो सारी बात में हमें लगा कि ऐसे जवाब हमें मिला नहीं है, इसलिए एक दफ़ा फिर आपसे पूछ लेते हैं कि घी तेल वगैरह ऑब्वियसली हर घर की ज़रूरत है, और इस कीमत का बढ़ना जो है वो गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? पॉइंट वाइज बेशक बता दें। तो ज़ाहिर है हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि महंगाई को कम से कम रखा जाए, और ख़ासकर जो ये अशिया खुर्द व नोश है इसका इम्पैक्ट इंतहाई गरीब आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज उसके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इस पे लगता है। तो हुकूमत की पूरी तरह इस पर नज़र है। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट में है। इंडिविजुअली आपकी ये खबर जो है वो है कि घी इस हफ्ते में महंगा हुआ है। अच्छा अब्बास साहब, ये फरमा दीजिए कि हुकूमत के लोग खुलकर मानते हैं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, महंगाई है, लेकिन अब तक
महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम काम करते अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की तवज्जो अब वैसे ही हम समझें कि अपोजिशन पे ही है। अब कल का तर्जुमानों का इजलास उठा के देख लें, क्या आपकी नज़र में हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल ठीक है? देखिए, बिल्कुल हम हमेशा कहते हैं कि महंगाई हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये थोड़ी सी आप सख्त बात कर देते हैं कि जी आपका फोकस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 18% 16% महंगाई थी शरह, ख़ासकर ये अशिया खुर्द नोश की, तो वो कम करते करते अब 6-7% पे आ गई है। पूरी तरह फोकस भी है और पूरी तरह जो क्लास इसमें जिस पे असर ज़्यादा पड़ रहा है उनको बचाने की कोशिश भी की जा रही है। ख़ासकर अगर आप देखें कि कोरोना में पूरी दुनिया में लोग क्रश हो गया, लेकिन हमने अपने गरीब के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया और 144 अरब तो डायरेक्ट हमने गरीबों को कैश ग्रांट्स दी, इसीलिए ताकि उनकी जो टूटी हुई कमर है उस पर कोई वज़न ना पड़े और महंगाई का बोझ जो है जिसका आपने रेफरेंस दिया कमर टूटने का, उसका कम से कम हो। लेकिन आपको ये पता है कि हुकूमत ये चीज़ें नहीं बेचती, हुकूमत इसको मैनेज करती है और पूरी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन आता है उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर उन कारखानों को चलाने के लिए उनका एक ख़ास हद तक मुनाफा भी होता है और नुकसान में इदारे बंद हो जाएं तो और मैशत के लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये एक है फिनोमेना जो हकीकत भी है, लेकिन इसकी कोशिश की जाती है कि इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। चलें, थैंक यू अब्बासी साहब। हम अपनी बात छोड़ देते हैं। आप लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको लगता है कि महंगाई कम हुई है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं दुनिया से और आपको लगता है ठीक है इतना बुरा हाल नहीं है हमारा, which is perfectly fine, but please do write in to us, क्योंकि अब्बासी साहब कह रहे थे कि हमने काफ़ी काबू पाया है। एक हमने ट्रिब्यूट भी देना है आज शो में, जो कि मुमताज़ शायर अहमद फराज की आज 90th यौम पैदाइश है, जिसपे वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो। लेकिन उससे पहले एक और शायर की बात कर लें, और वो शायर कोई और नहीं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। भारत में आजकल उर्दू शायरी के एक बड़े नाम का बड़ा तस्करा है, वो है फैज़ साहब। किस्सा यह है कि उनका कलाम एहतजाजी जलसों में पढ़ा जाना इंतहा पसंदों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और उनकी नज़म पर्टिकुलरली हम देखेंगे को एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट करार दे दिया गया और फैज़ पे पाबंदी तक के मुतालबे किए गए। फिर वहाँ जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, गुलजार साहब हैं, उन्होंने ऐसा सोचने वालों को बेवकूफ़ करार दिया और ऐसे तनाज़े के बीच में भारत का एक बड़ा मशहूर फेस्टिवल है जयपुर फिल्म फेस्टिवल, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही है, कोई आशिक किसी महबूब से। 100 मिनट दौरानिए की इस फिल्म में फैज़ साहब की शायरी को मौजू बनाया गया है और इस मिशन में शरीक हुए ज़िया मुहिउद्दीन भी। फिल्मसाज उमर रियाज इस फिल्म के जयपुर जाने की टाइमिंग और फैज़ साहब से जुड़े तनाज़े पर क्या राय रखते हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। उमर रियाज साहब इज़ जॉइनिंग अस। उमर रियाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, मुबारक हो आपकी डॉक्यूमेंट्री पे सबसे पहले तो, लेकिन टाइमिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे जयपुर में दिखाई जाना ये ज़रा ट्रिकी सिचुएशन होगी। आपको पता है कि फैज़ के कुछ कलाम को बल्कि फैज़ को ही एंटी हिंदू वहाँ बीजेपी की हुकूमत ने करार दे दिया है और हमने इन द पास्ट भी देखा है कि बड़े अब्रप्टली जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो रिस्क नहीं ले सकते, तो दे ट्राई टू पुल आउट। अब वो कह देते हैं कि आप अब ना इसको चलाएं। What are you expecting इस डॉक्यूमेंट्री से और ख़ासतौर पे इसकी व्यूइंग जो जयपुर में होनी है? जी, सबसे पहले खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। मेरे ख्याल से कोई मसाइल होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होगा कि किसी जगह में फिल्म दिखाई जा रही हो कि लोग पहुंच जाएं या वगैरह। मेरे ख्याल से अगर कोई लोग पहुंचेंगे तो वो फिल्म ही देखना चाहेंगे। तो हम बहुत ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि ये फिल्म वाहिद फीचर लेंथ फिल्म है जो जयपुर में इस साल दिखाई जा रही है, और उससे ज़्यादा बड़ा एजाज़ ये है कि ये हमारी तारीख और ये हमारी तहजीब के बारे में फिल्म है, ना सिर्फ फैज़ साहब के बारे में, ना सिर्फ ज़िया मुहिउद्दीन साहब के बारे में, मगर ये उर्दू शायरी और हमारी जो तारीख़ 1940 से लेके आगे, पार्टीशन से भी लेके आगे जो रुख पाकिस्तान ने लिए हैं और उसका शायरी के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसके बारे में ये फिल्म है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारे हमसाए हैं वो ये हमारे बारे में देख सकेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हमारे बारे में और हमारी तहजीब और हमारी
पाकिस्तान की शनाख्त के बारे में। और अच्छा उमर, आपने बड़ा इंटरेस्ट एकदम से बढ़ा दिया जब आपने कहा कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजरा और उसमें शायरी ने जिस तरह इवॉल्व किया या शायरों ने जो कलाम लिखा, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि ये उसके बारे में बात कर रही है डॉक्यूमेंट्री? क्योंकि 100 मिनट का दौरानिया खासा तवील होता है, ज़रा और एलाबरेट करें कि किन पहलुओं पर बात की गई है। फैज़ साहब पे तो बात की ही गई, उसके बाद ज़िया मुइनुद्दीन साहब का क्या किरदार है सारी डॉक्यूमेंट्री में, और किन बड़े नामों का तस्करा है? जी, दाऊद रैबर साहब भी हैं फिल्म में, उर्दू की प्रोफेसर आरफा सईदा भी हैं फिल्म में, फैज़ साहब की बेटियां सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी भी हैं फिल्म में। मगर कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान की जो तहज़ीब है और जो इन बहुत बड़ी शख्सियतों ने उस तहज़ीब के साथ जो किया वो हम दिखाएं और एक नई नस्ल को हम बताएं कि जो उर्दू शायरी है वो कोई ऐसी माजी की बात नहीं है जिसको हम मतलब कूजे में बंद करके माजी में रखते हैं, मगर वो जो अब हो रहा है, जो होएगा, उससे हमेशा ताल्लुक़ रखेगी, क्योंकि ये इंसान दोस्ती के बारे में शायरी है और इंसानियत के बारे में शायरी है। ज़बरदस्त। एंड आई होप कि ये इम्पैक्ट जो है ये जहां आप दिखाने जा रहे हैं जयपुर के, ऑल्दो आपने बताया कि ऑनलाइन है कि लेकिन ये दोस्ती का जज्बा जो है ये डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। अब ये ज़रूर बता दीजिएगा उमर रियाज कि दिस विल बी योर फर्स्ट व्यूइंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्री या आपने और भी फिल्म फेस्टिवल्स पे सोचा है इसको भेजने का? जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले साल में ये चली, अभी डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के भी फिल्म फेस्टिवल में चली, मगर भारत में पहली दफ़ा ये फिल्म चलेगी। और क्या रिस्पांस आया है जहाँ जहाँ ये फिल्म चली है? और दूसरा ये कि इस किस्म की जब कोई चीज़ बनाने निकलता है और आप जैसे नौजवान जो ये कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको चैलेंजेस आते हैं या फिर सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और सब बड़ा साथ देते हैं? खास तौर पे फैज़ साहब की अपनी फैमिली। जी, फैज़ साहब की अपनी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थी, ज़िया मुइनुद्दीन साहब और उनका ख़ानदान बहुत कोऑपरेटिव था, मगर किसी भी फिल्म में, चाहे बुरी भी फिल्म, कोई चाहता नहीं है कि बुरी फिल्म बनाए, मगर बुरी फिल्म बनाने में भी बहुत मेहनत, मुशक्क़त और चैलेंजेस का सामना है। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, 7 साल लगे इस फिल्म बनाने में। मगर मैं बहुत खुश हूँ कि ना सिर्फ लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, मगर जो हमारे नौजवान हैं उनको एक बहुत गहरी सतह पे उन्होंने इस फिल्म को पसंद किया, और इसीलिए ये फिल्म बनी। ना सिर्फ ये कि जो उर्दू के शौकीन हैं, जो उर्दू शायरी और तहज़ीब के शौकीन हैं, मगर ये दिखाया जाए कि हमारी जो नई नस्ल है वो उर्दू में शौक़ पैदा करे और उर्दू शायरी में शौक़ पैदा करे, और चाहे फिल्म को देखने के बाद कोई किताब भी उठा लें, चाहे फैज़ साहब की हो, चाहे गालिब की हो, चाहे नून मीम राशिद साहब की हो, जिनकी शायरी भी हमने फिल्म में थोड़ी बहुत सुनाई है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। वंडरफुल जी, उमर रियाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और गुड लक फॉर योर व्यूइंग, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म इन जयपुर। बिल्कुल, ये अच्छी बात होगी। एक्चुअली अक्सर हम तनाज़े की ज़रा एंटिसिपेट कर रहे थे, फिज़िकली जब आपको जाके अक्रॉस द बॉर्डर कुछ दिखाना हो, कुछ पढ़ाना, और ख़ास तौर पे जिस पे ऑलरेडी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन आई एम श्योर इल बी ऑलराइट। जाते जाते एक और खुशखबरी बल्कि आपको देना चाहते हैं कि साल 2021 में दुनिया के जिन शहरों को रेकमेंड किया गया है कि उनमें ज़रूर विज़िट करें और देखें जाके, तो उसमें लाहौर भी है। और लाहौरी तो कितने खुश हो गए होंगे, एक इधर बैठा हुआ है, कि हमारा शहर तो ऑब्वियसली आना ही था इस लिस्ट में। तो जी, द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये लिस्ट है 2021 की, फहरिस्त शाया की गई है, जिसमें इस साल सैर के लिए कोई 52 जो हैं वो मकामात तजवीज़ किए गए, बिल्कुल, और उसमें लाहौर शामिल है। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्विटर पर इस खबर को शेयर करते हुए कहा है कि लाहौर की सकाफ़त, गर्मजोशी, मेहमान नवाजी और खाबे सयाहों के मुंतज़र हैं। लाहौर ज़रूर आएँ, लाहौर ज़रूर आएंगे हम ज़ुल्फ़ी साहब, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब से कहें कि लाहौर की सफाई पर भी ज़रा ध्यान दें। और लाहौर में बहुत सारे मैंने इस दफ़ा स्पॉट्स नोट किए हैं जिनका
वो हाल नहीं है जो what पहले you हुआ sounded करता था। like. You sounded like saying सुल्फी बुखारी साहब प्लीज बुज़दार साहब को कहीं सफाई करवा दें जैसे हम आ रहे हैं। That is what it sounded like. लेकिन बुखारी साहब की बड़ी जुल्फी बुखारी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है टू प्रमोट टूरिज्म एंड एवरीथिंग। सो ज़रा सीएम साहब से भी गए ना कि ज़रा कुछ तवज्जो दें। ठीक है, चलो हो गई बात। Okay जी, we are going to see you tomorrow inshallah and have a good day. Mask पहनिएगा।